अरे भैया मजे में आ गए क्लास में? काफी टाइम बाद आए। नहीं बहुत टाइम हो गया मैडम, 8 दिन हो गए, 8 दिन से क्लासें नहीं लग रही। चलिए भाई, शादियों का सीजन था, हम भी किसी शादी में ही गए थे। तो लास्ट मैंने आपको कहाँ तक करवाया है कृपया मुझे बता दो। हमने लास्ट कहाँ तक छोड़ा है? लास्ट हम लोग कौन सी उस पे थे, तो एक बार पता चल जाएगा। कहाँ तक थे हम लोग कल लास्ट? प्लीज बता दो बच्चों, मुझे सच में नहीं याद है। शायद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं किया था, ईटीएस। मुझे ऐसा याद है कि हम लोगों ने ईटीएस नहीं किया था, तो लेट वी डू द ईटीएस। हम ईटीएस कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, इधर ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस इसको हम बोलते हैं, ईटीएस पाथवे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बोला था कि जब हम जाते हैं किसके अंदर, जब हम आपकी
रेस्पिरेशन के अंदर जाते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस वाला जो स्टेप होता है, ग्लाइकोलाइसिस वाली जो क्रिया होती है, उसके अंदर तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि कह सकते हैं कि श्वसन को स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या होता है, बाद में अगर ग्लाइकोलाइसिस से आगे चलना है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, अगर उसका पूर्णतः हमें ब्रेक डाउन करना है तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए ऑक्सीजन हमें कहाँ सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ईटीएस में। ईटीएस में आप देख रहे हैं कि कहाँ से हम लोग एफएमएन से शुरू हुए हैं और कहाँ तक आए हैं हम लोग, साइटोक्रोम ए3 से। एफएमएन से आप इलेक्ट्रॉन का देखें तो एफएमएन से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन में, आयरन सल्फर प्रोटीन से कोएंजाइम क्यू पर, कोएंजाइम क्यू से साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए, और साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम ए3, और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाता है, ये ऑक्सीजन के पास पहुंच जाता है। ठीक है, इनको जो इलेक्ट्रॉन मिलता है, इनको जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वो मिलता है कहाँ, देखिएगा NADH2, NADH2 NAD में कन्वर्ट होता है। ये NADH2 कहाँ बना था, क्रेब्स साइकिल में बना था जितना भी था क्रेब्स साइकिल, और कहाँ बना था, अपना ग्लाइकोलाइसिस में बना था। और मैंने वहां आपको बोला था कि यहाँ जो ये बन रहे हैं ये कहाँ का इस्तेमाल आएंगे, आपके ETS में काम आएंगे। ठीक है, तो NADH2 और FADH2 भी हमारा क्रेब्स साइकिल में बना था, अगर आपको याद होगी। तो ये किस में काम आते हैं, अपने ETS में काम आते हैं। NADH2 किसको, NAD+ को, ऐसे ही FADH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, FAD+ में। तो जब NADH2 NAD+ में कन्वर्ट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये बाहर चला जाता है। अच्छा, इसमें एटीपी का जो जनरेशन हम बात करते हैं कि ये जो एटीपी का जनरेशन है, ये जो एटीपी बनता है, ये एटीपी बनता है किससे, ये जो एटीपी बनता है, ये एटीपी बनता है आपके एटीपी सिंथेस, जो ये F0 F1 आपको याद होगा, F0 F1, F0 F1 आप अपने माइटोकॉन्ड्रिया सबने पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने पढ़ी है क्रिस्टी क्या होती है, अंदर उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है, आंतरिक संरचना है, आंतरिक झिल्ली जो होती है, वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की तरफ घूम जाती है, जिसकी वजह से वो उंगली नुमा संरचना बनाती है। वो उंगली नुमा संरचना क्या होती है, वही क्रिस्टी होती है। ठीक है, और उस पर इस तरह की संरचनाएं होती हैं, आपने देखा होगा इस तरह से, ये देखिए, इसको आलपिन की तरह भी बोला जाता है, चोवे की तरह भी इसको बोला जाता है। ये देखिए इस तरह से होता है भैया, इसको बोलते हैं F0 और इसको बोलते हैं F1। F0 F1 संरचना, तो वही संरचना मैंने यहाँ बनाई है। और ये जो क्रिया है ये हो भी कहाँ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ हो रही है ये, आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर हो रही है ये संरचना पूरी। तो देखिएगा अब क्या होता है ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसके बाद बच्चों एक आएगी केमियोस्मोटिक थ्योरी आपकी, इसके बाद ही है तुरंत, वहां मैं बात करूंगी इसकी पूरी कि कैसे होता है। दरअसल केमियोस्मोटिक थ्योरी है क्या, केमियोस्मोटिक थ्योरी को आपको देखो बुक में आपके दे रखा है। देखिए, रसायन परासरणी सिद्धांत, रसायन परासरणी सिद्धांत ये आपको दे रखा है। ठीक है, वहां पर आपको दिया हुआ है, तो ये हम वहां पर बात करेंगे आपसे रसायन परासरणी सिद्धांत का। और इसी को हम एक और चीज से जोड़ते हैं, पीछे आपके कुछ शटल दिए हुए हैं, मेलेट एस्पार्टेट शटल, और उसके बाद दिया हुआ है आपका ग्लिसरोफॉस्फेट शटल। ठीक है, क्या चीज है ये मैं आपको वहां पर बात करूंगी जब हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये एटीपी का जो जनरेशन है, हम कह रहे हैं जो एटीपी बन रहा है ये इस रसायन परासरणी सिद्धांत से ही बन रहा है। एटीपी जो यहाँ बन रहा है, एटीपी जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, ठीक है, सब में वही है एटीपी, इसको बोलते हैं, इसमें कैसा है, केमी फॉस्फोराइलेशन। वहां क्या था, फोटोफॉस्फोराइलेशन था या नहीं था। जब हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी थी, प्रकाश संश्लेषण की बात करी थी, तो जो एटीपी बन रहा था हम क्या कह रहे थे, फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोरस का जुड़ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ केमिकल की प्रेजेंस में जुड़ रहा है तो इसको कहते हैं केमी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सिर्फ इतना सा अंतर है इसके अंदर। तो आप देखिएगा इधर
NaDH2 ने क्या दिया है, NaDH2 Na+ में कन्वर्ट हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों निकले हैं। ये देखिए आप, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन। इसके बाद जब आपकी मेलेट और एस्पार्टेट शटल जो आएंगे ना बच्चों, वो भी थोड़े से अलग है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन आता है तो वो मेलेट एस्पार्टेट शटल की थ्रू आता है, और अगर क्रिया यहाँ से होती है तो वो ग्लिसरोफॉस्फेट शटल से होती है। कैसे उनमें आता है अभी थोड़ी देर में वही बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, NaDH2 Na+ में कन्वर्ट हुआ, FMN 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी ये यहाँ से आगे चल रहे हैं। FeS प्रोटीन से ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी निकले साइटोक्रोम Q से साइटोक्रोम B में, ठीक है। FeDH2 किस में कन्वर्ट हुआ है, FeD में कन्वर्ट हुआ है। ये प्रक्रिया इसी तरह से आगे चलती रहती है, और अंत में ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास पहुंच जाता है, साइटोक्रोम A3 के पास पहुंच जाता है। साइटोक्रोम A3 के पास पहुंचने के बाद ये किसको, ऑक्सीजन को मिल जाता है, और ऑक्सीजन किस में बदल जाता है, आपका H2O में बदल जाता है, वाटर में बदल जाता है। और ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है इसको हाइड्रोजन कहाँ से मिला है, ये देखिए यहाँ से मिला है। ये जो हाइड्रोजन यहाँ रिलीज होता है, ये हाइड्रोजन अंदर लाया जाता है, ये हाइड्रोजन अंदर जबरदस्ती लाया जाता है, ठीक है, उन शटल के द्वारा, ये हाइड्रोजन अंदर लाया जाता है, और इसी वजह से ADP किस में कन्वर्ट होता है, ATP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, और क्या बनता है, H2O बनता है। आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये जो सिस्टम है, पर आपकी बुक का मुझे तो समझ आता नहीं है, इसलिए मैं हमेशा आपको यही वाला करवाती हूँ। अगर आप लोगों को बुक का समझ आ रहा है तो आप लोग मत बनाइए, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को बुक वाला नहीं समझ आ रहा है तो आप इसे बना लीजिए, क्योंकि मुझे बुक वाला समझ नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है। तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप इसे बना लो एक बार। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीय फॉस्फोरिलीकरण की क्रियाविधि भी कहते हैं। हो गया भाई, सबने अगर उतार लिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे बात करते हैं। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी की बात करते हैं, इसको मैं मिटा नहीं रही हूँ। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, रसायन परासरणी सिद्धांत जो हम बात कर रहे हैं, दरअसल देखो होता क्या है बच्चों, जब ये NaDH2 Na+ में कन्वर्ट हो रहा है, जब तब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, ये बाहर की तरफ निकलता है। जैसे ये आपका ये आपकी आंतरिक झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली, ठीक है। तो ये क्या है, M साइड है, और ये C साइड है। M साइड और C साइड क्या होता है बच्चों, ये पूरी सेल है या नहीं है, ये पूरा क्या है, सेल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या है, इसकी मैट्रिक्स साइड, क्या है इसकी मैट्रिक्स साइड, और ये क्या है इसकी साइटोसोलिक साइड। भाई सीधी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य मौजूद है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, M साइड, M फेज। और ये क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका का, भाई पूरी कोशिका है या नहीं है, और इस कोशिका के अंदर क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका कोशिका द्रव्य वाला साइड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य का साइड। तो ये होता है आपका C साइड। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये M साइड और ये C साइड। तो दरअसल होता क्या है, ये जो क्रिया है मैं आपको कह रही हूँ कहाँ चल रही है, इसकी आंतरिक झिल्ली पर। अब आप देखिएगा इधर, देखिएगा इधर सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब इसकी आंतरिक झिल्ली पर क्रिया चल रही है, तो जो हाइड्रोजन है बच्चों, वो अंदर से बाहर की तरफ विमुक्त होता है इस तरह से, ठीक है। ये जो प्रोटॉन है ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ मुक्त होता है। तो अब जो सांद्रता है वो बाहर की तरफ ज्यादा हो जाएगी,
नहीं आ रहा है बुक का समझ में तो बच्चों कोई बात नहीं, आप यही बनाए। बुक का नहीं आ रहा है समझ में तो इसीलिए मैं बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे पता है बुक का नहीं आता है समझ में, इसीलिए मैं ये बनाती हूँ। एंड आई एम श्योर ये तो समझ आ रहा है बच्चों। हाँ, ये जो मैंने बनाया है सामने आपको, ये तो आप लोगों को समझ आ रहा है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? साफ दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं बच्चों, साफ नहीं दिखाई दे रहा तो एक काम करिए, मैं बोल रही हूँ आपको। अब देखिए, क्योंकि क्या मतलब कैमरे की वजह से या कुछ की वजह से मुझे नहीं पता, बट मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, ठीक है? अब दिख रहा है? हाँ, आई गेस अब तो दिख रहा है बच्चों, क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन पर काफी क्लियर दिख रहा है ना? अब दिख रहा होगा आई गेस, फिर भी चलो मैं एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है आपको FMN, ठीक है? ये एक फेरेडॉक्सिन प्रोटीन होता है। FMN क्या होता है बच्चों? ये एक फेरेडॉक्सिन प्रोटीन होता है। तो FMN, FP, ये है FES मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है ना? ये सब नाम है इनके। FES आयरन सल्फर प्रोटीन। ये लिख रहा है CO Q यानी कि को एंजाइम क्यू, ठीक है? CO Q मतलब बच्चों को एंजाइम क्यू। ये लिख रहा है साइटोक्रोम बी, CYTO साइटो बी, पूरा नहीं लिख रहा है, ये होता है साइटोक्रोम बी। ये है साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1। ये है साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, दोनों एक ही साइटोक्रोम होते हैं ये, पर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एक ही साइटोक्रोम के। साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी। ये है साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, ठीक है? समझ आ गया होगा बच्चों, ये भी एक साइटोक्रोम है, दो कंपोनेंट। ये भी एक साइटोक्रोम है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, साइटोक्रोम क्यू। अच्छा, साइटोक्रोम क्यू की जगह कहीं पर UQ भी मिल जाता है बच्चों, UQ, इसको कहते हैं यूबिक्विनोन, ठीक है ना? तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि मैडम UQ क्या चीज है। UQ होता है यूबिक्विनोन। इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट, इलेक्ट्रॉन तो बच्चों क्या मतलब कैलकुलेट क्या करना है आपको इलेक्ट्रॉन में, तो क्या कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रॉन, कैसे कैलकुलेट करोगे मतलब? इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं होते इसके अंदर, एनर्जी मॉलिक्यूल कैलकुलेट होते हैं, जो भी थोड़ी देर बाद मैं आपको शटल में बताऊंगी, ठीक है? एटीपी मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट्स नहीं होते हैं इसके अंदर। हम एटीपी मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, और एटीपी मॉलिक्यूल्स केवल यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, तीनों सिस्टम के एटीपी मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। जो भी हम शटल पढ़ेंगे, मैलिड एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरोफॉस्फेट शटल, तब इनकी बात करते हैं, ठीक है ना? कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें पूरी प्रक्रिया में मिलते हैं, तो वो बात करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो एज सच काउंट नहीं किए जाते इसके अंदर। क्लियर? किसी को कोई डाउट है अभी? ठीक है ना, चलिए। क्लियर बच्चों? चलिए, अब हम बात कर रहे थे आपसे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या है? रसायन परासरणी सिद्धांत। रसायन परासरणी सिद्धांत क्या है? मैंने अभी आपको बोला, दरअसल होता क्या है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ हम बात कर रहे थे, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अंदर से बाहर की तरफ विमुक्त हो जाता है, ठीक है? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अंदर से बाहर की ओर विमुक्त हो जाता है। तो होता क्या है, अगर आप यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा बच्चों, होगा ना? तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है, पीएमएफ क्या है बच्चों? पीएमएफ है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। पीएमएफ क्या है? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। किसकी वजह से?
प्रोटोनों की सांद्रता बाहर की झिल्ली पर अधिक हो जाने की वजह से इसमें एक इसकी जो कला होती है, कला यानी कि जो झिल्ली है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है, उस पर एक फोर्स, एक चार्ज जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। उस फोर्स को कहते हैं हम प्रोटोन मोटिव फोर्स। दरअसल इसी फोर्स की वजह से होता क्या है बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली है वो आयनों के लिए अपारगम्य होती है। मैंने आपको पारगम्य, परागम्य, परमिएबल मैंने बताया है आपको कि मैं पहले बात कर चुके हैं, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य बात कर चुके हैं पहले, मेरे ख्याल से आप सबको पता है इनके बारे में। दरअसल होता क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है वो अपारगम्य होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन जो बाहर निकल गए एक बार, उसको अंदर नहीं आने देती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन अंदर की झिल्ली से बाहर की झिल्ली पर, सी साइड और एम साइड याद रखिएगा, क्योंकि आपकी जो बुक है उसके अंदर सी साइड और एम साइड दिया हुआ है, अंदर और बाहर के कंपैरेटिवली। ठीक है ना, सी साइड और एम साइड दिया हुआ है, तो आप वो थोड़ा याद रखिएगा। तो दरअसल होता क्या है, एम साइड से सी साइड की ओर प्रोटॉन का गमन होता है, जिसकी वजह से एम साइड से सी साइड की ओर, एम साइड से सी साइड की ओर क्या जनरेट हो जाता है, प्रोटॉन सांद्रता अधिक हो जाती है, प्रोटॉन सांद्रता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से बाहरी झिल्ली पर प्रोटोन मोटिव फोर्स होता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है बच्चों, ये झिल्ली हाइड्रोजन आयन के लिए, मतलब प्रोटोनों के लिए अपारगम्य होती है, यानी कि हाइड्रोजन बाहर तो निकल गए लेकिन अब उनको अंदर नहीं आने देगी, तो इनको जबरदस्ती अंदर लाया जाता है, और इनको जबरदस्ती अंदर लाने का काम करते हैं ये F0, F1 एटीपेज। देखो आपको मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो F0, F1 एटीपेज हैं, ये इसको ज़बरदस्ती अंदर लाने का काम करते हैं, और ज़बरदस्ती अंदर लाने के लिए इनको जो फोर्स जनरेट होता है, जो एनर्जी जनरेट होती है, वो किस में काम आ जाती है, एटीपी बनाने के काम आ जाती है। तो इसको कहते हैं रसायन परासरणी सिद्धांत। आ गया समझ में? ये आपके जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना बच्चों, जो हम लोगों ने पढ़ा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो वहां पर भी समझाता है ये। ठीक है, ये वहां पर भी समझाता है कि थायरॉयड झिल्ली पर, थायरॉयड की जो झिल्ली है वहां से चला जाता है, तो इस वजह से जो थाइलाकॉइड की जो झिल्ली होती है बच्चों, थाइलाकॉइड की झिल्ली से जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, थाइलाकॉइड की झिल्ली से चला जाता है बाहर, तो उसको अंदर लाने के चक्कर में एटीपी का जनरेशन होता है। लेकिन इसको जो क्लियरली हम समझ सकते हैं, बहुत साफ तरीके से जो हम समझ सकते हैं, वो हम यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, रसायन परासरणी सिद्धांत में किसी को कोई डाउट है? सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत इजी सा है, ज़्यादा इसमें ऐसा कोई टफ नहीं है। आ गया बच्चों सबको समझ में? एक ही बच्चे का जवाब आया कि उसको आ गया, बाकियों को नहीं आया। बोलो भाई। आ गया सबको? चलिए मिटा दें इसको। रिएक्शन, इसमें रिएक्शन क्या, रिएक्शन मतलब कैसे, रिएक्शन कैसे समझोगे? रिएक्शंस तो ऐसा सच नहीं होती ना, एटीपी से बस एडीपी बन रहा है, एडीपी से एटीपी बन रहा है, उसको रिएक्शन के रूप में कैसे लिखोगे बताओ मुझे? हाँ, ऐसे ही लिख सकते हो फिर इसको तो आप। ये लो, ऐसे लिख सकते हो, बस एडीपी से एटीपी बन रहा है, और तो क्या रिएक्शन लिखोगे बताओ इसके अंदर?
सुपर एटीपेज है, बस ये रिएक्शन है। ये तो आपको मैं वही लिख दी थी, एडीपी से एटीपी बन रहा है। रिएक्शन ऐसा सच नहीं होती, ये थ्योरी है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कहते हैं इसको, रसायन परासरणी सिद्धांत। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, शटल की। शटल की कैसे बात करेंगे, सबसे पहले दो शटल हैं आपके, उसमें दो शटल की बात करते हैं। अच्छा, इन दोनों का एटीपी संचय भी अलग होता है बच्चों। एक है मैलेट एस्पार्टेट शटल, ठीक है, और एक है ग्लिसरोफॉस्फेट शटल। ये दो शटल है बच्चों, एक है मैलेट एस्पार्टेट शटल और एक है आपकी ग्लिसरोफॉस्फेट शटल। ये जो दोनों हम बात करते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरोफॉस्फेट शटल में, कैसे देखिएगा, सबसे पहले इसकी बात करें, मैलेट एस्पार्टेट शटल की बात करें तो मैलेट एस्पार्टेट शटल में क्या होता है, ऑक्सालो एसिडेट ऑक्सालो एसिडेट किससे, NaDH से क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सालो एसिडेट NaDH से क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मैलेट, अच्छा ये क्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका द्रव्य में। ये जो क्रिया है ये कहाँ हो रही है, कोशिका द्रव्य में हो रही है। ये जो मैलेट है, ये मैलेट प्रवेश करता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये मैलेट किसके अंदर प्रवेश करता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करने के बाद ये है NaDH2। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करने के बाद वापस ये जो मैलेट है ये टूट जाता है ऑक्सालो एसीटेट और NaDH2। ठीक है, ऑक्सालो एसिडेट डायरेक्ट नहीं आ सकता, इसीलिए वो पहले किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, मैलेट में। ये जो मैलेट है ये किसके अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करने के बाद ये मैलेट वापस से टूटता है ऑक्सालो एसिडेट और NaDH2 में। ये जो ऑक्सालो एसिडेट है, ये जो ऑक्सालो एसिडेट है इसका होता है अमोनीकरण, यानी कि इससे बनता है एस्पार्टेट। क्या बन जाता है इससे बच्चों, एस्पार्टेट। और एस्पार्टेट किससे बनता है, इसके अमोनिफिकेशन से, यानी कि अमोनीकरण, अमोनिया का जुड़ना। सीधी बात है, इससे क्या जुड़ रहा है, अमोनिया। ठीक है, ऑक्सालो एसिडेट से अमोनिया जुड़ा और ये किसमें बदल जाता है बच्चों, एस्पार्टेट में। क्लियर। और ये जो एस्पार्टेट है, ये जो एस्पार्टेट, ये कहाँ था अभी तक, ये सब मैट्रिक्स में चल रही है। ये एस्पार्टेट वापस कहाँ चला जाता है बच्चों, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। ये एस्पार्टेट वापस कहाँ चला जाता है, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। और कोशिका द्रव्य में जाने के बाद किस में बदल गया, ये वापस से ऑक्सालो एसिडेट। आ रही है बात समझ में। हम रिजॉइन कराने क्लास, पहले एक बार रिजॉइन कर लो बच्चों क्लास।